10 नवंबर 1986। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि लोगों को मुझ में क्या नज़र आता है जो मुझसे मुतासर हो जाते हैं। क्यों कुछ लोग मुझसे एक बार मिलने के बाद बार बार मिलना चाहते हैं, और जब भी मैंने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है मैं नाकाम रही हूँ। कितने मज़े की बात है, मुझे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए बनाव सिंगार करने का सहारा नहीं लेना पड़ता, ना ही अदाओं के तीर चलाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ बोलती हूँ और वो करवा लेती हूँ जो मैं चाहती हूँ। आज मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन इनवाइटेड थे। कॉलेज में गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल मीडिया यूथ के लिए क्या काम कर रहा है, ये मुज़ाकरे का मौजू था। और मिनिस्टर साहब की ज़बरदस्त खिंचाई हुई थी। आदमी ज़हीन और पढ़े लिखे हैं, मगर अपने डिपार्टमेंट की नाअहली को किसी तौर भी वो खूबसूरत अल्फाज के उलट-फेर में नहीं छुपा सकते। मुज़ाकरे के इख्तिताम पर ग्रुप फ़ोटो के लिए सब मेहमान और शुरका इकट्ठे हुए। मैंने तस्वीर लिए जाने के बाद मिनिस्टर साहब से ऑटोग्राफ की दरख्वास्त की। उन्होंने हंसते हुए अपना वॉलेट निकाला, उसमें से छोटी सी डायरी खोलकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऑटोग्राफ तो आपसे लेने चाहिए। मैंने बिला तामुल डायरी थाम ली और अपने साइन करके उनको दिया, और उसके अंदर मैंने लिखा, टू मिस्टर मिनिस्टर हु बिलोंग्स टू अ क्लास विद अ वीक मेमोरी। फिर मैंने डायरी इनकी तरफ बढ़ा दी। मेरी तहरीर पढ़कर बहुत खूबसूरत अंदाज में हंसे। फिर उन्होंने मेरे ऑटोग्राफ वाली बुक ली और मुस्कुराते हुए कुछ तहरीर करके मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ऑटोग्राफ की बुक ले ली तो उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो बिला तकल्लुफ़ आ जाइएगा, उन्होंने कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने कार्ड लिए बगैर बड़े इत्मीनान से उनसे कहा, सर आपको क्या लगता है मुझे कभी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, हो सकता है कभी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, उन्होंने कहा, और मैं मुस्कुरा दी। तो फिर आपको मेरा विज़िटिंग कार्ड मांगना चाहिए, मगर चूंकि अभी मैं बड़े लोगों की फहरिस्त में नहीं शामिल हुई, इसलिए मेरे पास कोई विज़िटिंग कार्ड ही नहीं। बहरहाल शुक्रिया, ही विज़िटिंग कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कभी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ोन कर लूँगी, या आप मेरा काम फ़ोन पे नहीं कर देंगे? इस पर वो फिर से खिलखिलाकर हंस उठे। फिर मेरी ऑटोग्राफ बुक लेकर उन्होंने अपना फ़ोन नंबर तहरीर कर दिया। आप यकीन रखें आपका काम एक फ़ोन कॉल पे ही हो जाएगा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। इनके जाने के बाद मुझे बहुत सी लड़कियों ने घेर लिया। वक्तन फ़वक्तन टीचर्स भी मुबारकबाद देने मुझे आ रही थी। मेरे लिए हंगामा नया नहीं था। हर फंक्शन के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता था। मुबारकबादें, तारीफ़ें, तालियाँ, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। अपनी फ्रेंड्स के साथ जब मैं कुछ खाने पीने के लिए कैफ़ेटेरिया जाया करती थी तो मुझे ऑटोग्राफ बुक का ख़याल आया। अपनी फ्रेंड्स के साथ जब मैं खाने पीने के लिए कैफ़ेटेरिया गई तो मुझे ऑटोग्राफ बुक का ख़याल आया। मैंने इसे खोला। फॉर मेहरीन मंसूर, who does not require any good wishes to be successful. She is destined to be she is destined to succeed. मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छे रिमार्क्स से मैंने ऑटोग्राफ बुक अपनी फ्रेंड की तरफ बढ़ा दी और वो भी इसको पढ़ के मुस्कुराई। तुम्हारे लिए क्या नया है इसमें यार, ऐसे रिमार्क्स तो तुम्हें हर वक्त ही मिलते रहते हैं। सारा ने ऑटोग्राफ बुक मेरी तरफ बढ़ाई। मैं कोक की सिप लेती रही। मुझे मशल नज़र आई थी कैफेटेरिया में। इसने मुझे देख लिया था। पता नहीं क्यों मैं इस पर नज़र जमाए रही थी। मुझसे कुछ फासले पर खाली टेबल पर अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। मैं इसे देखती रही। इसने फिर बैठने के बाद मेरी तरफ देखा, मुझे पहले से ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस पर से अपनी नज़र हटा ली। खाओ यार, ये सैंडविच ख़त्म करो, कहाँ गुम हो? रक्षी ने प्लेट मेरे आगे सरका दी। मैंने सैंडविच उठाकर खाते हुए दोबारा मशल को देखना शुरू किया। मुझे लगा जैसे वो नर्वस हो गई है। शायद मैं इस तरह देखने से सही होता है, कॉलेज में कहीं भी वो मिलती है मैं इसे देखना शुरू कर देती हूँ और वो नर्वस हो जाती है। मुझे सिर्फ 5 घंटे की ज़िंदगी मिलती है, हर रोज़ 5 घंटे के लिए मैं ज़िंदा होती हूँ जब मैं कॉलेज में होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेहरीन मंसूर को बहुत लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब मैं घर में होती हूँ मैं कुछ भी नहीं होती, दूसरों के टुकड़ों में पलने वाली एक यतीम लड़की हूँ। मैं मशल के बाप, चचाओं और दादी की पनाह
पनाह जिसने दादी के घर में पनाह ली हुई है। घर में सब मशल को जानते हैं, इसी से बात करते हैं। वहाँ महरीन से कोई बात नहीं करना चाहता, ना इससे मिलना पसंद करना चाहता है, ना ही इससे मिलना पसंद करता है। और कभी वो महरीन के बारे में बात करते हैं तो वो भी इसके माजी के हवालों से, इसके बाप के साबका ज़िंदगी के बारे में, गंदे नाले में मिलने वाली नशई की बेटी हूँ मैं, जिसे कुछ अजीम लोगों ने तरस खाकर सहारा दे दिया है, इस पे करम कर दिया है। और अजीम लोगों में वो भी शामिल है, मशल अकबर। इसे बहुत शौक था नशे के आदी लोगों के बारे में बात करने का, ये बताने का कि ऐसे लोग कितने घटिया गलीज़ होते हैं, इनकी क्या सज़ाएं होनी चाहिए। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पे कितना बड़ा धब्बा होते हैं। मकरू लोग हैं जिनका मरना इनके जीने से बेहतर होता है। वो अक्सर मैं ये गुफ्तगू करती रहती थी, ख़ासतौर पर तब जब मैं कॉलेज में कोई मुकाबला जीतती थी। तब वो घर पे मेरा इस्तकबाल इस किस्म की गुफ्तगू से किया करती थी। वो ये ज़िक्र शुरू करती थी और बात चलते चलते मेरे बाप के तस्करे और मिसालों पर आ जाती थी। वही नशई, वही नाली, वही कीचड़। कभी कभी मेरा दिल चाहता था पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। मेरा माजी, मेरा ख़ानदान, मेरा बाप, ये हवाले क्यों ज़रूरी हैं मेरी पहचान के लिए? मैं इनके बगैर भी कुछ हूँ, और ये सब लोग क्यों ये नहीं मान लेते? मुझे बार बार मेरे बाप के बारे में क्यों याद दिलाते हैं? मुझे वो बुला ही कब रहे हैं? मेरे ज़हन से कीचड़ में लथड़ी हुई लाश कब फरामोश की गई है? अगर वो लाश मेरे बाप की थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने इसे खुद चुना था? अगर वो नशा करता था तो मेरी इसमें क्या गलती थी? अगर मशअल का बाप नशा नहीं करता तो इसमें इसका क्या कमाल है? वो मेरी जगह पर होती फिर वो क्या करती? तब इसकी खूबसूरती भी इसके किसी काम ना आती। जैसे मेरी कोई खूबी इसका मुंह बंद नहीं कर सकती। मेरी जहानत, मेरी काबिलियत, मेरी सलाहियतें मिलकर सब मल्टीप्लाई होकर एक ज़ीरो बन जाती हैं। 14 साल पहले का वाक़या लोगों ने ज़हन पे ऐसे नक्श किया है कि इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बनती। मैं इसीलिए नानी के पास नहीं बैठती। इनके पास मेरे लिए सिर्फ वो अल्फाज हैं जो खंजर की तरह मुझ में उतर जाते हैं। तो वो चाहती हैं कि जब ये खंजर मेरे जिस्म में उतरे तो मैं आ भी ना करूँ। वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। वो सबके लिए अच्छी हैं, बस मेरे लिए नहीं। उन्हें हर वक्त ये ज़म रहता है कि उन्होंने मुझे पाल पोस कर अपनी आक़िबत संवार ली। कौन है जो इस दौर में किसी को सहारा देता है? ए बीबी, शुक्र किया करो खुदा का, एहसान मानती रहा करो मेरी एक नेक औलाद का, जिन्होंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला। वरना पता नहीं अपने बाप की तरह तुम कहाँ कहाँ रुलती फिरती। क्या एहसान किया है आपने और आपकी औलाद ने मुझ पर? मैंने उन्हें कहा था मुझे यहाँ लाकर पाले। आप अपनी मर्ज़ी से मुझे यहाँ लेकर आई थी, मेरी माँ की शादी कर दी थी और फिर मुझे यहाँ रख लिया था। जानने देती मुझे मेरी माँ के साथ एहसानों के जितने तस्करे यहाँ सुनती हूँ वहाँ भी सुन लेती। मुझे आपको अपनी दरिया दिली और इसार दिखाने के लिए एक ज़िंदा मसाल बनाना चाहती थी। तो आप मुझे कैसे जाने देती? ये जो इतने सालों में आपने इतना नाम बना लिया है, लोगों को ये बताकर कि आपने कैसी खुदा तरसी दिखाई है, एक यतीम बच्ची को पाला है, वो नाम कैसे गंवाएँगी? एक नेक नामी और खुदा तरसी ये मुफ्त पब्लिसिटी आपको कैसे अपने हाथों से खोते देख सकती हैं? बहुत कमाल किया है आपने मुझे पाल कर, बहुत एहसान किया है। ऐसा कारनामा तो दुनिया में किसी और ने नहीं किया। ना पहले कभी किसी ने ऐसा कुछ किया है, ना कभी ऐसा आइंदा कुछ कोई करेगा। आपके घर में हर फ़र्द को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। बल्कि अपनी खुदा तरसी की ये दास्तान मेरी तस्वीर के साथ एक कुत्ते पे कुंदा करके बाहर गेट पे लटका दें। आज मैं फिर से नानी से उलझ पड़ी। वो जो एक मामूली सी बात पर मुझे फिर से एहसान याद दिलाने बैठ गई थी। ना तुम्हारी शक्ल अच्छी है, ना ज़बान। उन्होंने फिर मुझे ताना दिया। मैं हंस पड़ी। हाँ, कुछ लोगों की शक्ल और ज़बान खौफनाक होती है, और कुछ लोगों का दिल और दिमाग। ये मेरी बात पर सुलग कर उठ गई और चली गई। मशल, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा, मशल को देखो और ख़ुद को देखो, वो क्या है और तुम क्या हो? कोई एक खूबी भी नहीं जिसे तुम गिनवा सको। उन्होंने फिर मशल की मिसाल दी। मशल की क्या बात है, वो बहुत अजीम है, मेरा इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। फिर ऐसे मवाज़े ना किया करें ना आप। मैं पहले ही बहुत मुतासिर हूँ, उससे कितना मुतासिर होंगी। और ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। वही मशल, वही मुकाबले, वही मवाज़ने। मेरे लिए अजाब कोई एक नहीं था। 4 मार्च 1987। आज बहुत अजीब सी बात हुई। कॉलेज से छुट्टी होने पर मैं सारा के साथ इसकी गाड़ी की तरफ जा रही थी।
वहाँ मुझे कॉलेज पिकअप वैन ड्रॉप किया करती थी। कॉलेज के कार पार्किंग तक हम अभी पहुँचे ही नहीं थे कि 17-18 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई। इस तरह रोक के जाने पे मुझे हैरत नहीं हुई। लड़कियाँ अक्सर मुझे रोक के बात किया करती थी। मेहरीन, मेरा नाम लेना है, मुझे आपसे एक बात करनी है। ठीक है, करें, मैंने मुस्कुराते से कहा। नहीं, मुझे यहाँ नहीं करनी, आप मेरे साथ चलें। देख लेना, मैं किसी के घर नहीं जाती, फिर आप तो वैसे भी पहली बार मिल रही हैं, मैंने नरमी से उसे समझाया। ठीक है, आप मेरे घर ना आएँ, मेरे साथ आएँ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। थैंक यू, लेकिन मैं किसी से लिफ्ट नहीं लेती। कुछ मायूसी हो गई। आपको मुझसे अगर कुछ कहना है तो यहीं कहें। मेहरीन, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मेरी आइडियल हैं, मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। उसने घबराए हुए लहजे में मुझसे कहा। ऐसा मुतालबा मेरे लिए नया नहीं था। लंबी सांस लेकर मैंने इससे कहा, तो आप मुझे आज से अपना दोस्त समझें, आप मेरी दोस्त हैं। इसे फिर वही फ़िक्रा मुझसे दोहराया। मैंने फिर वही फ़िक्रा से दोहराया जो ऐसी सूरत हाल में मैं लोगों से कहा करती थी, और अपना हाथ मैंने इसकी तरफ बढ़ा दिया। मगर इसने मुझसे हाथ मिलाने के बजाय एकदम रोना शुरू कर दिया। नहीं, आप ये बात सबसे कहती हैं, मगर मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। आपको नहीं पता मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं सारी रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे कानों में हर वक्त आपकी आवाज़ गूंजती रहती है। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में आपकी तस्वीरें मौजूद हैं। हर फंक्शन में मैं आपकी तस्वीरें बनाने के लिए कैमरा लाती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त आपसे बातें करती रहूँ। कॉलेज में ना सिर्फ आपके लिए आती हूँ, मैं कॉलेज में सिर्फ आपके लिए आती हूँ। मैं इसकी बातों से ज़्यादा इसके रोने पे चकरा गई थी। इसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अच्छा लीना, देखो, अगर तुम्हें वाक़ई मुझसे मोहब्बत है तो चुप हो जाओ। मेरी बात पर वो वाक़ई चुप हो गई और उसके बहते आंसू थम गए। ठीक है, तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ, हम रोज़ मिला करेंगे। कभी तुम्हें मेरे पास आना, तुम कभी तुम मेरे पास आ जाना, और कभी मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगी। और अब ये ना समझना कि मैं ये बात भी सभी से कहती हूँ। मुझे वाक़ई बहुत अच्छी लगी हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लहरने लगी। उसने हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया। अब जाऊँ, मुझे देर हो गई है, मैंने इजाज़त तलब की। ओह श्योर, वो कहकर चंद कदम पीछे हट गई। उफ़, ये तुम्हारे फ़ैन भी क्या चीज़ हैं। सारा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुझे कहा, किस किस को शिकायत करोगी तुम ज़ालिम। मैं अभी चुप ही रही। पता नहीं लीना के बहते आंसू देख के मुझे इससे इतनी क्यों तकलीफ़ महसूस हुई थी। इसके नज़दीक मैं आइडियल थी, मैं मेहरीन मंसूर, जो कभी वो मशल से मिल लेती तो कभी इसके नज़दीक मैं आइडियल ना रहती शायद। मैं तो उसके नज़दीक कुछ भी नहीं हूँ। पता है, जब घर भाई को तुम्हारे मद्दाहों की हालत ज़ाहिर के बारे में बताती हूँ तो उन्हें यकीन नहीं आता कि कोई लड़की भी लोगों को इस तरह पागल बना सकती है। मगर मैं उन्हें कहती हूँ, जनाब, ये कोई लड़की नहीं, ये मेहरीन मंसूर है, जिसे लोगों को दिल जीतना आता है। इसकी आवाज़ में मेरी ज़ात का फ़ख्र मौजूद था। इसे भी ऐसे ही लगता था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तुम क्यों मजाक उड़ाती हो मेरा इन लोगों के सामने? इसलिए तो नहीं कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को कोई गॉसिप का मौजू चाहिए होता है। मैंने उसे कुछ खफगी से डांटा। ओ यार, कभी कभी इंजॉय भी किया करो इन बातों को, इन लोगों को। हर वक्त इन लॉयल्टी अच्छी नहीं होती। माना कि तुम बहुत मुखलिस, बहुत नरम मिजाज, बहुत अच्छी हो, मगर ज़िंदगी में हर शख्स, हर बात, हर काम में इतनी संजीदगी से हर कोई नहीं लेता। इसने मुझे समझाने की कोशिश की। बहुत ही बेकार और बेफिजूल नसीहत की है आपने, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि कभी भी इस पे अमल नहीं करूँगी, मैंने सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा। मैंने कभी ये सोचा मोहतरमा मेरी किसी बात पर अमल करेंगी। जानती हूँ आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, आप वही करती हैं जो सोचती हैं। हम फिर भी बकते रहते हैं कि चलो शायद कोई और ही इसमें अमल कर ले। मैं खामोश रही। फिर मैं फिर मैं नहीं आ रही हूँ सुबह, लैला को मैंने कह दिया, वो तुम्हें पिक कर लेगी। इसने घर के आगे गाड़ी रोकते हुए मुझे कहा। नहीं यार, लैला को क्यों कहा, वो तो हमेशा लेट आती है, मैं खुद चली जाऊँगी। कभी कभी बंदे को अपने वसाइल भी इस्तेमाल करने चाहिए। अरे लैला को मैंने कब कहा है, वो तो मैं इसे बता रही थी कि कल कॉलेज नहीं आ रही। इसने खुद ही कहा कि मैं फिर मेहरीन को पिक कर लूँगी। मैंने इससे कहा था कि तुम बीबी अपने बनाव सिंगार से फुर्सत पाकर बहुत लेट घर से रवाना होती हो, और मिस मेहरीन मंसूर इस किस्म की किसी बेपरवाही नहीं करती। इसने कहा था कि कम अज़ कम वो बिल्कुल सही ठीक वक्त पे पहुंच जाएंगी। मैं एक दफ़ा फिर फ़ोन करके इसे टाइमिंग कंफर्म कर लूँगी, वरना मैं सुबह ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी।
सॉरी, मैं एक दफ़ा फिर फ़ोन करके इसकी टाइमिंग कंफर्म कर लूँगी, वरना मैं सुबह ड्राइवर को भेज दूँगी। इसने खुद ही पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया। नहीं सारा, अब तुम्हें इस किस्म की तकल्लुफ़ात करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आ जाऊँगी सुबह, एक ही दिन की तो बात है। मैंने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तकल्लुफ़ात में तो आप पड़ रही हैं। अगर मुझे ये सब करते हुए कोई तकलीफ़ नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों हो रही है? खुदा हाफ़िज़। गाड़ी उड़ाते हुए ले गई। मैं कुछ देर तक दूर जाती हुई गाड़ी को देखती रही। मेरी फ्रेंड्स ऐसी ही थी, इन्हें मुझे मेरी कुछ ज़्यादा ही परवाह होती थी। मेरी ज़िम्मेदारियों को वो खुद आपस में बाँट लेती थीं। आमतौर पर सारा मुझे पिक एंड ड्रॉप करती थी, मगर जब कभी इसे नया नहीं आना होता था, वो खुद ये ज़िम्मेदारी किसी और को सौंप देती और मुझे इन्फॉर्म कर देती थी। मैं अखबार के लिए जितने भी आर्टिकल्स लिखती थी, रक्षी इसे प्रूफ रीड करती थी। मैं कंप्यूटर पे इनका प्रिंट तैयार करती थी और उन्हें पोस्ट कर देती थी। अखबारात से इन आर्टिकल से मिलने वाली रकम इसी के इसी के पते पे आती थी और मेरी बाकी डाक भी वहीं आती थी। लैला फंक्शंस के लिए मेरे लिबास और लवाज़मात का इंतखाब करती थी। इसकी चॉइस बहुत आला होती थी। वही हर फंक्शन के लिए मुझे तैयार करती थी। शीबा फंक्शंस के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करने में मेरी मदद करती थी। डिबेट्स में अक्सर वही मेरी पार्टनर होती थी। जब वो इन चीज़ों में हिस्सा नहीं ले रही होती थी, तब भी मैं नामुकम्मल रह जाने वाली फ़ाइल्स जब मैं इनमें से किसी चीज़ पे हिस्सा नहीं ले रही होती थी, तब भी नामुकम्मल रह जाने वाली फ़ाइल्स को वही मुकम्मल किया करती थी। और सारा, वो तो पता नहीं मेरे लिए क्या-क्या करना चाहती थी। अखबारात में छपने वाली तस्वीरें, आर्टिकल्स वही काट-काट के जमा करके मुझे देती रहती थी। वो मेरे हर फंक्शन की वीडियो बनाया करती थी और मैं इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। जो वाहिद चीज़ मैं इनके लिए कर सकती थी, वो स्टडीज़ में इनकी मदद थी। नोट्स बनाती थी, पूरा ग्रुप वही नोट्स इस्तेमाल करता था और इस बात पे वो मेरे बहुत मशहूर थे। हालाँकि ये कुछ भी नहीं था, ये तो मेरे लिए वो ही काम था जो मैं अपने लिए किया करती थी। घर के अंदर आकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरी मुलाकात असद से हुई। वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, मुझे देखकर रुक गया। कैसी हो मेरी? ठीक हूँ मैं। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया। मेरा दिल कर रहा था मैं फ़ौरन वहाँ से भाग जाऊँ। इसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत अजनबी लगी। तुम हमारी तरफ आओ ना कभी। अम्मी कहती हैं अब तुम नहीं आती। परसों एक दावत कर रही हैं अम्मी मुझे जॉब मिलने की खुशी में। तुम भी आना। मैंने पहली दफ़ा सर उठाकर उसका चेहरा देखा। बहुत अरसे बाद मैंने उसे इतने करीब से देखा था, इतने गौर से। ब्लैक जीन्स के साथ वो सफ़ेद हाफ बाजुओं वाली टी शर्ट पहने बहुत अच्छा लग रहा था। खूबसूरत तो वो शुरू से ही था, मगर आज वो पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे शायद बहुत अरसे बाद देख के वो मुस्कुराया था। फिर इसी लम्हे ऊपर सीढ़ियों से मसल नीचे नीचे उतर आई। इसके पास आके खड़ी हो गई। मेड फॉर ईच अदर। मेरे जहन में एक सोच उभरी। कैस परफेक्ट कपल कैसे ज़्यादा कोई परफेक्ट कपल हो सकता है? परसों मेरी दोस्त की बर्थडे है, मुझे वहाँ जाना है, इसलिए मैं नहीं आ सकूँगी। इनविटेशन के लिए शुक्रिया। मैं ये कहकर ऊपर की तरफ चली गई। किसी फ्रेंड की बर्थडे नहीं थी परसों, मगर मैं वहाँ जाकर फ्रस्ट्रेशन के एक नए दौर का शिकार नहीं होना चाहती थी। वहाँ मशल होगी, मैं होंगी। जहाँ हम दोनों होते हैं वहाँ मुकाबले होते हैं, मवाज़ने होते हैं, शक्ल सूरत की, खूबियों के, किरदार के, ख़ानदान के। हर मुवाज़ने से मैं हार जाती हूँ, तो ना जाना ही बेहतर था। फिर असद अली जो तबसरे मेरे किरदार के बारे में करता रहता था, वो मशल से अक्सर सुनती रहती हूँ। मुझे हैरत होती है इस पर। वो बंदा था जो मुनाफ़िक ना होने का दावा करता था, जिसे मुनाफ़िकत से नफ़रत थी। और अब क्या वो मुनाफ़िकत नहीं कर रहा था? अगर वो मुझे बुरा समझता है तो बाकी सब की तरह मुझसे कता ताल्लुक़ कर ले, और अगर ऐसा नहीं समझता तो मेरे पीठ पीछे तबसरे ना किया करे। इसने मशल से मेरे बारे में क्या कहा था? मेहरीन जैसी लड़कियों के कॉम्प्लेक्सेस दलदल की तरह होते हैं। वो जितना इनसे बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, उतना ही धँस जाती हैं। चंद दिन पहले मशल से बात सुनकर हंस पड़ी थी, हालांकि वो जानती थी कि मेरे चेहरे का रंग धुआं-धुआं हो गया है। और क्या कहता है मेरे बारे में? क्या-क्या सुनोगी? बहुत शर्म आएगी तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रिमार्क सुन के। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए बोल रही थी। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। चलो जो भी है, पता है वो कहता है कि तुम्हारे साथ ज़्यादा मेल जोल ना रखूं, और ना वो नहीं चाहता कि मेरा किरदार भी तुम्हारे जैसा हो, घटिया और थर्ड क्लास। बहुत अच्छी बात है, अमल किया करो उसकी नसीहतों पे। मैंने खाना खाते हुए बड़े इत्मीनान से उसको कहा। कुछ देर तक मेरे सर पे खड़ी मुझे देखती रही, फिर पाँव पटक कर अंदर चली गई। अब असवद कह रहा है कि मैं इसके घर नहीं जाती।
5 दिसंबर 1989। मुझे लगता है असफन से मुझे मोहब्बत हो गई है, या शायद इश्क, ये पता नहीं। मगर पता नहीं क्यों उसका चेहरे देखे बगैर, मैं और उसकी आवाज़ सुने बगैर मैं ज़्यादा दिन सुकून से नहीं रह सकती। वो कहता है मुझे इस दुनिया में उससे ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता, ना अब ना फिर कभी। पता नहीं क्यों मुझे इसके हर लफ्ज़ पे एतबार है। मुझे आज भी इससे पहली मुलाकात याद है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सिर्फ चंद दिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हुए मुझे चंद दिन गुजरे थे जब एक दोपहर मैं शीबा के साथ घर गई थी। इसकी लाइब्रेरी में कुछ किताबें देखनी थी मुझे। लो लाइब्रेरी में, मैं ज़रा कपड़े बदल के और कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। मुलाज आती हूँ, खाने पीने का कहकर आती हूँ मुलाजिम को। शीबा ने घर के अंदर दाखिल होते ही मुझे कहा था। अपने कमरे में चली गई थी और मैं इसकी अम्मी से मिलने के बाद लाइब्रेरी की तरफ चली गई थी। मैं इसके घर आती जाती थी, इसलिए लाइब्रेरी में मेरा काफ़ी आना जाना था। लाइब्रेरी में इस वक्त कोई नहीं था, लेकिन वहाँ एक कंप्यूटर ऑन था। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे काम कर रहा हो। मैंने लाइब्रेरी में इनबॉक्सेस को देखना शुरू कर दिया जिनमें मुझे कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें नज़र आईं। वहाँ चंद मिनट ही हुए थे कि दरवाज़ा खुला और ब्लू जीन्स और इसी कलर की शर्ट में मलबूस एक ऊँचा लंबा बंदा अंदर आया। हेलो, मुझे देख के उसे इस तरह ग्रीट किया जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पहले से जानता हो। मेरे पास रखे गए कंप्यूटर की तरफ बढ़ गया और वहाँ बैठ गया और कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगा। मैं कुछ लम्हे इसकी पुश्त को देखती रही। ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं वहाँ से जाने का फ़ैसला करती, कैसी हैं मेहरीन आप? इसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान सी रह गई। अपने हाथ में रखी हुई किताबें शेल्फ पर रख दी इसकी और मैं इसकी तरफ चली गई। वो स्क्रीन पर नज़र जमाए कीबोर्ड पे कुछ हाथ चला रहा था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मेरे सवाल पे कंप्यूटर से नज़रें उठाए बगैर इसने मुझसे कहा, बैठ जाएं। मैं इसके पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। पानी पियेंगी? मैंने बैठते ही उससे पूछा। मेरे बैठते ही इसने मुझसे पूछा। नहीं। तो प्लीज़ मुझे ग्लास में डाल के दे दें। इसके मुतालबे पे हैरान हो गई, मगर मैं सामने पड़े ग्लास में मैंने जग से पानी डाला और कंप्यूटर के पास रख दिया। इसे कंप्यूटर प्रिंटर से कुछ कागजात बाहर निकालते हुए बाएं हाथ से पानी का वो ग्लास उठाकर पीना शुरू कर दिया। थैंक यू। आपने पूछा था कि मैं आपका नाम कैसे जानता हूँ। मैं आपका नाम ही नहीं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। ग्लास रख के इसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और फिर कीबोर्ड पर हाथ चलाने लगा। मसलन, मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, मसलन ये कि शीबा आपकी दोस्त हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑडिटर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, नरम दिल की मालिक हैं, अंग्रेज़ी में भी शायरी करती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, बहुत बहादुर हैं, असूल परस्त हैं, लोगों के बहुत काम आती हैं, आपको लोगों का दिल जीतना आता है, बकौल शीबा के जादू करना आता है, लोगों को अक्सर लाजवाब कर देती हैं, वगैरह वगैरह। कंप्यूटर स्क्रीन अपने नज़रें जमाए हुए धीमी अल्फाज में यूँ बोलता गया जैसे ये सब स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कुछ देर बैठी मैं उसको देखती रही। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। आप कौन हैं और आप मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हैं? मैंने इससे पूछा। मैं शीबा का कज़न हूँ, असफंद उस्मान, उसके घर में हूँ। और उसके घर में कौन होगा जो आपके बारे में नहीं जानता? कुछ शीबा बताती रहती है, कुछ आपकी वीडियोस देख के पता चल जाता है। मैं खामोशी से इसका चेहरा देखती रही। आप कुछ नहीं पूछेंगी मेरे बारे में? एकदम इसने मुझसे कहा। मसलन क्या? मसलन ये कि मैं क्या करता हूँ, मेरे मशागल क्या हैं? नहीं। पहली दफ़ा इसने कंप्यूटर स्क्रीन से मुस्कुराते हुए नज़रें हटा ली। क्यों नहीं पूछेंगी? क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कुर्सी से खड़ी हो गई। एकदम मेरा दिल उचाट हो गया था हर चीज़ से। इसके मुंह से अपना ये तफसीली तारुफ मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं लाइब्रेरी से निकल आई। शीबा मुझे कॉरिडोर में मिली थी। मैंने किताबें ले ली हैं। मैंने इसे अपनी हाथ में पकड़ी हुई किताबें दिखाई। फिर मैं शीबा के साथ से कमरे में चली गई। इससे मेरी दूसरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब शीबा ने मेरा तारुफ इससे कराया था। इसने इसने भी लिटरेचर में मास्टर्स के लिए एडमिशन ले लिया था। वो इंग्लैंड से आया था। वो शुरू से ही कंप्यूटर साइंसेस पढ़ता आ रहा था
अब एकदम लिटरेचर में इसका रुझान समझ आने वाली चीज़ नहीं थी। मैंने उससे पूछा, लिटरेचर में इंटरेस्ट है? नॉट एग्जैक्टली। तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? वैसे जो किताबें हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, आप तो ये हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, शिवा ने बताया था। वैसे भी कंप्यूटर साइंस में आला तालीम हासिल करने के बाद ये अबाउट टर्न कुछ समझ नहीं आया। आफ्टर ऑल इंग्लिश का प्रोफेशनल सब्जेक्ट तो नहीं। हाँ, मगर मैं लिटरेचर किसी और मकसद से पढ़ रहा हूँ। इसका तो उसने मुझे बताया नहीं था कि वो लिटरेचर किसी और मकसद से क्यों पढ़ रहा है। तो चंद हफ्तों बाद मुझे इसके मकसद का पता चल गया था, जब एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, कुछ नोट्स बना रही थी। एक्सक्यूज़ मी महरीन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, असफर ने मेरे करीब आकर कहा। मैं अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज़ करते हुए इसके साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गई। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बाहर आते ही इसने मुझसे कहा और उसका चेहरा देख के मैं दंग रह गई। मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ, मगर सोचा था कि मैं पहले आपसे बात कर लूँ। वो बहुत संजीदगी से मुझसे कह रहा था, देखिए असफन, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, और फिर मैंने अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। कम अज़ कम अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद मैं ऐसा कुछ सोचूंगी। मैंने अपने हवासों पर काबू पाते हुए उससे ये बात कही। मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ काफ़ी है। हाँ, आपकी दूसरी बात के बारे में सोचा जा सकता है। देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप जितना सोचना चाहें सोच लें। अगर तालीम ख़त्म करने के बाद शादी करना चाहती हैं तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सिर्फ फॉर्मली एक बार अपना प्रपोज़ल आपके घर भिजवाना चाहता हूँ, आप इसके बारे में सोच लें। और वो ये कह के चला गया। बहुत दिनों तक मैं हैरान रही। फिर मैंने शिवा से बात की और इस प्रपोज़ल से वो बेखबर नहीं थी। असफर ने मुझे प्रपोज़ करने से पहले इससे भी बात की थी। देखो महरीन, असफर ऐसा बंदा है कि जो मुझे प्रपोज़ करता तो मैं आंखें बंद करके इसके प्रपोज़ल को कबूल कर लेती। पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है, बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका किरदार बहुत अच्छा है। अमेरिका में रहने के बावजूद इसने वहाँ की किसी बुराई को नहीं अपनाया, ना ही इस पर इंग्लैंड में रहने का कोई असर हुआ है। तुमसे पहले इसने किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली। इसका वाहिद पैशन कंप्यूटर था, मगर जब से वो हमारे घर है और जब से इसने तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया है, वो बहुत दिलचस्पी लेने लगा है तुम्हें। बहुत कुरेद कुरेद के पूछता है तुम्हारे बारे में। और जो इसने मास्टर्स में एडमिशन लिया है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लिया है, जो तुम्हारे करीब आना चाहता है। मैं नहीं समझती इससे परफेक्ट मैच कोई और तुम्हें मिल सकता है। शिवा ने इसके हक़ में एक तकरीर कर दी। मैं खामोश हो गई। कुछ दिन बाद असफर मुझसे दोबारा मिला इसी सिलसिले में। मैं इससे कहा कि अभी मुझे प्रपोज़ल ना भेजे, अभी कुछ माह इस सिलसिले में सोचना नहीं चाहती मैं। इसने मेरे मुतालबे को कबूल किया। वहाँ पे मेरे और उसके दरमियान एक अजीब तरीके की अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई। वो बहुत नाइस बंदा है, कम बोलता है, बहुत मददगार किस्म का इंसान है। मैंने आज तक इसे किसी की मदद से इनकार करते हुए नहीं देखा, और ये सब मुझे बहुत पसंद है। इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। बहुत से लोग मुझ पर तवज्जो देते हैं, यही परवाह करते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स, मगर असफन के इस अंदाज में कोई और ही बात है। मेरे लिए इसका रवैया कुछ और ज़्यादा ही ख़ास होता है। वो मेरे लिए जान देने के दावे नहीं करता, मगर ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए जान दे सकता है। मैं चाहती हूँ सारी दुनिया इसकी आंखों से मेरी मोहब्बत देखे, इसकी मानूसियत, इसकी इज़्ज़त देखे जिसके साथ वो मुझे देखता है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो पूरी दुनिया मुझे खूबसूरत नज़र आने लगती है। कुछ भी भयानक, कुछ भी बदसूरत नहीं लगता। ना अपना माजी, ना अपना हाल, ना लोग, कुछ भी नहीं। वो मुझे कभी नहीं कहता कि मैं इसके साथ बाहर जाऊँ, किसी पार्क में, किसी कैफ़े में, किसी रेस्टोरेंट में। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं इसे फ़ोन करूँ या वो मुझे फ़ोन करे। वो ये भी नहीं चाहता कि मैं सारा दिन यूनिवर्सिटी के लॉन, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी में इसके साथ बैठी रहूँ। हम रोज़ सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिलते हैं, कभी 1-2 घंटा भी हो जाता है। और अजीब बात यह है, हमें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तन्हाई की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों के पास बैठे हुए भी ये एहसास कि असफर मेरे साथ बैठा है मेरे लिए काफ़ी होता है। एक दूसरे के चेहरे को हम 20 मिनट में एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे के चेहरे को 20 मिनट में एक लम्हे के लिए भी देखना ऐसा होता है जैसे हमने 20 मिनट तक एक दूसरे के चेहरे की तरफ अपनी नज़रें जमाई रखी। पता नहीं इसके सामने मैं बोलना क्यों नहीं चाहती, सब सुनती रहती हूँ। इसकी बातें, इसकी आवाज़ें, वो सारा से बातें करे या रक्षी से, मुझे लगता है जैसे वो मुझसे बात कर रहा है। और क्या मोहब्बत इसके सिवा कोई और चीज़ हो सकती है?
और बाज़ दफ़ा इसका चेहरा देखते हुए मैं सोचती हूँ, अगर ये जान ले कि महरीन मंसूर का बाप कौन था, और क्या फिर भी इसकी आंखों में मेरे लिए यही इज्जत होगी? नहीं, कभी नहीं। मुझे हमेशा से मैं इससे हमेशा ये बात छुपाऊंगी, वरना मैं ये कैसे बर्दाश्त करूंगी कि जिसके लिए मैं सब कुछ हूँ, इसके इसके लिए मैं कुछ ना रहूं। कोई मुझे यूं फेंक दे जैसे मैं इस्तेमालशुदा कागज़ हूँ, जैसे असवद ने किया, और अगर असवद ने ऐसा किया तो फिर मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी? पर वो ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती हूँ वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और कभी जब वो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा कोई मुझे चाह नहीं सकता, तो मेरा दिल चाहता है मैं इससे कहूँ, तुम्हें भी मुझसे ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता। मैं ये नहीं कहती, इसे ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब मेरे समझ में आता है कि कि लेना कि लीना मेरे लिए किस तरह बेकरार रहती है, जो मुझसे कहती है, पता है आपको ना देखूं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे हर चीज़ नामुकम्मल है। इस मिसिंग लिंक को ढूंढने के लिए मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आई हूँ। मुझे इसकी बातों पर कुछ यकीन आता था, कुछ नहीं, अब उसकी बात मुझे वही लगने लगती है। हाँ, ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। मैं अगर असफन को ना देखूं, मेरा दिल चाहता है असफन से कहूँ कि वो मेरे साथ बैठा रहे। मेरा जी चाहता है, और मेरा दिल करता है मैं उसको बोलूँ, मेरा कि आप मुझसे ऐसी चीज़ मांगें जिसका हुसूल बहुत मुश्किल हो, और फिर मैं हातिम ताई की तरह पूरी दुनिया में उसे ढूंढती फिरूं, फिर जब वो मिल जाए तो मैं उसे ले आऊं, और ना मिले तो मैं कभी आपके पास ना आऊं। मेरी आंखें उसकी बातें सुनकर भीगने लगती हैं। हाँ, मेरा दिल भी यही चाहता है, कभी अक्सर मुझसे कुछ मांगे तो मैं उस चीज़ को नगर नगर ढूंढूं। आप चलती हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कभी आपको कोई गिरा नहीं सकता, कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आप देखती हैं तो यूँ लगता है जैसे सामने वाले के बारे में आप सब कुछ जानती हूँ। आप जब बोलती हैं तो जी चाहता है दुनिया सिर्फ आपकी आवाज़ से गूंजे। अपनी बातों से मुझे दहला दिया करता था। मुझे खौफ आने लगा है कि इसकी मोहब्बत, इसकी अकीदत, और अब जब मैं असफन को देखती हूँ तो मुझे लीना की बातें याद आने लगती हैं। फिर मैं असफन के चेहरे पे एक नज़र डालती हूँ, लेकिन हटा लेती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे असफन से मोहब्बत हो गई है।